गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं बच्चों? अपने जो लास्ट पेपर अभी लगा था, जो 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस का था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पास है और उनके डाउट सेशन चल रहा है। तो डाउट सेशन में अपन उसको कंप्लीट करते हैं कि कौन सा कैसे है और उसका आंसर कैसे दिया गया है, ये सनो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें कि यहाँ पे जो प्लांट्स की अपन बात करते हैं, जो वेरी क्लोज रिलेशनशिप की बात कर रहा है। क्लोज रिलेशन भी आपने इकोलॉजी में क्लोज रिलेशनशिप को पढ़ा होता है बेटा, सिम्बायोसिस फॉर्म में। तो सिम्बायोसिस यानी बहुत कनेक्टिविटी, बहुत नज़दीकी हो, एक दूसरे के सिम्बायोटिक कनेक्शन में हो। तो यहाँ पे जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, ये सिम्बायोटिक को ऑरिजिन यहाँ पे बताता है। उसके लिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा पाया कि देखिए जो है प्लांट्स के साथ जो मधुमक्खी का ऐसा निकटतम संबंध, ये सिम्बायोसिस आपको ध्यान में रखना है और अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे बनाना है बेटा। ऐसा कोई एनसीईआरटी में ऑप्शन नहीं है, हाइड्रिला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, वायोला कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आंसर रहेगा बेटा क्या? ऑर्किड्स। ऑर्किड्स का जो प्लांट होता है वो हनी बी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ये एनसीईआरटी इकोलॉजी में आपके पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में मेंशन है। ठीक है बेटा। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, यहाँ पे एक टिपिकल एंजियोस्पर्म। यहाँ बच्चा ये कंफ्यूजन होता है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म का टिपिकल का मतलब होता है मोस्टली एंजियोस्पर्म। तो मोस्टली एंजियोस्पर्म में आपको एंथर की बताना है कि एंथर कैसा होता है। एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म परागकोश बताना है। अगर आपने देखा होगा जो प्लांट्स होता है उनमें अपन एंथर की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार पोजीशन होती है और ये नीचे थैलेमस से कंप्लीटली अटैचमेंट होता है। तो इसके थैलेमस, ये वाला जो एंथर वाला पार्ट है, इस वाले एंथर के बारे में पूछना चाहता है जो मोस्टली एंजियोस्पर्म में होता है। क्या यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड आपने देखा होगा कि इसके 2 लोब होते हैं, तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट ध्यान में रखिएगा जो 2 लोब होते हैं उसमें थीका कितने परसेंट होते हैं? तो थीका बेटा डाइथिकस 2 थीका परसेंट होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन में यहाँ पे डाइथिकस एक इसके पास ही आ रहा है और यहाँ पे दोनों थीका में 4 स्पोरेंजिएट होती है। तो डाइथिकस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाइलॉब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट आपके पास यह फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो रहा है। इसकी वजह से आपने हिंदी मीडियम में देखिए द्विपालित यानी डाई आपके बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, द्विकोष्ठीय मतलब 2 कोष्ठ रखने वाला और टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 लघु बीजाणुदानी रखने वाला। ऐसा टिपिकल एंजियो मोस्टली एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ टिपिकल एंजियोस्पर्म है तो इनके आपका आंसर यही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जिसको एफ एंड डी के नाम से भी जाना जाता है, और एंजियोस्पर्म में बात कर रहे हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कब होता है देखते हैं। मान लेते हैं ये एक मेरे पास सेल है और ये मेरे पास उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को फ्री डिवीजन, ये लगातार केवल डिवीजन करना है, फिर 2 न्यूक्लियस, फिर उससे बने बेटा क्या 4 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस ने डिवीजन किया। इस प्रकार एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का बनना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। उसको अपन नाम देते हैं बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और ये कब बनता है? अपन बात करें केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में। क्या गैमेट फॉर्मेशन टाइम बनता है? नहीं, गैमेट टाइम में तो बनता है बेटा मियोसिस कॉन्सेप्ट, तो ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। बात करते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसमें जो जिम्नोस्पर्म की अपन बात करें तो बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो एंडोस्पर्म जो भी बनता है वह एफ एंड डी का ही रिजल्ट है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ रहा है बी। क्या थर्ड ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लिया जाए? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे 2 गैमेट के फ्यूजन से, पहले जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो, तो ये हो गया बेटा एम्ब्रियो। क्या फ्लावर फॉर्मेशन? नहीं। तो इस प्रकार आपके पास फर्स्ट भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। यानी क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, और ये है बेटा एंडोस्पर्म वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जिसमें भी एंजियोस्पर्म में मुक्त केंद्र के विभाजन की बात की गई है, क्या गैमेट के टाइम में? नहीं। क्या भ्रूण के टाइम में? नहीं। क्या पुष्प निर्माण में? सही आंसर रहेगा बेटा भ्रूण पोष के निर्माण में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं, plant part which consists of 2 generation one with in the other।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान में रखिएगा। ये कन्फ्यूजन, ये आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ अगर कभी फ्यूचर में दोबारा करने का, मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लिया। एक प्लांट का पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, 2 जनरेशन आपके जनरेशन दी हुई है जिसमें एक दूसरे वन विथ द इन अदर, एक के अंदर दूसरी है। तो यानी एक जनरेशन मतलब स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन गैमेटोफाइट। तो ये 2 जनरेशन एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए एक ही प्लांट में, तो ये कहलाता है बेटा क्या, 2 जनरेशन वन विथ इन द अदर। चलो चेक करते हैं ऑप्शन को। पहला वाला चेक करता है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। एंथर कैसा है बेटा, 2n है। पोलन ग्रेन कैसा है बेटा, n है। तो डिप्लॉयड एक जनरेशन और हैप्लॉयड एक जनरेशन, तो मतलब 2 जनरेशन यहाँ पे बात की गई, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो मतलब ये आपके पास ऑप्शन ठीक है। जर्मिनेट पोलन ग्रेन इन 2 मेल गैमेट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, पोलन ग्रेन भी क्या है, हैप्लॉयड है। 2 मेल गैमेट्स भी क्या है बेटा, हैप्लॉयड है। ये तो सेम जनरेशन हो गई, आपको 2 जनरेशन डिफरेंट निकालनी है, तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट कैसा है बेटा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। सीड क्या है बेटा, डिप्लॉयड है, तो दोनों एक ही जनरेशन हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक कैसा है, ये हैप्लॉयड होता है। तो ओव्यूल डिप्लॉयड है और एम्ब्रियो सैक, तो आपके पास यहाँ पे 2 जनरेशन ऐसी आई हैं, 2 ऑप्शन ऐसे आई हैं जो इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए पूरी तरह अप्लाई होती है। अगर हिंदी भाषा में बात करें तो 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती है, 2 पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती है। 2 पीढ़ी का मतलब यहाँ पे आप या तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट जनरेशन को यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, या हैप्लॉयड या डिप्लॉयड को लेकर बात कर सकते हो। डिप्लॉयड मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन, एन मतलब गैमेटोफाइट जनरेशन, दोनों बात सेम सी है। परागकोश के अंदर परागकण, परागकोश कैसा हुआ, डिप्लॉयड, और परागकण कैसे हुए, हैप्लॉयड। क्या सही है, सही बात है। 2 नरयुग्म वाले अंकुरित परागकण, परागकण कैसे हैं बेटा, हैप्लॉयड। नरयुग्म कैसे हैं, हैप्लॉयड, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फल के अंदर बीज, बीज क्या है, डिप्लॉयड, फल क्या है बेटा, डिप्लॉयड, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। बीजांड के अंदर भ्रूणपोष, बीजांड, ओव्यूल, बीजांड, ये हो गया बेटा डिप्लॉयड, और सॉरी बीजांड हो गया बेटा यहाँ पे डिप्लॉयड, और एम्ब्रियो सैक हो गया बेटा क्या, हैप्लॉयड। पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड होता है। जहाँ आपने कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 3 एंटीपोडल सेल होती हैं और नीचे वाली जो एग अपैरेटस होता है जिसमें से एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और बीच में होता है वेजिटेटिव, या सॉरी बीच में होता है बेटा पोलर न्यूक्लियाई। तो पूरा एम्ब्रियो सैक बेटा, पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, वो पूरा का पूरा हैप्लॉयड होता है। यहाँ पे ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के टाइम डिप्लॉयड हो जाता है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। तो आंसर रहेगा बेटा इसका सेकंड। नेक्स्ट बात, प्लॉयडी लेवल ऑफ न्यूसेलस, फीमेल गैमेट और प्लेसेंटा। पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार का आपके पास ओव्यूलिक स्टेज, ओव्यूल है। ओव्यूल में ये होते हैं बेटा इंटीग्यूमेंट, और ये हो गया बेटा, और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है नीचे इससे, इस जो वॉल है या फ्रूट वॉल, इसे अपन बोल सकते हैं। तो अपन बात करें, ये वाला पूरा का पूरा जो है, ये वाला पार्ट कहलाएगा एम्ब्रियो सैक। इसके जो साइड में जितने भी सेल्स हैं वो कहलाएगी बेटा क्या, न्यूसेलस, और ये वाला पार्ट इंटीग्यूमेंट कहलाएगा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है वो प्लेसेंटा होता है। अब ये प्लेसेंटा इनके अपने को प्लॉयडी, न्यूसेलस, जो न्यूसेलस होता है वो बेटा होता है बेटा डिप्लॉयड। फीमेल गैमेट ऑलवेज हैप्लॉयड, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये हो गया बेटा एन। और प्लेसेंटा से जुड़ा है बेटा वॉल से, और वॉल से प्लेसेंटा जो है इसका प्लॉयडी लेवल भी क्या आएगा 2n। तो आपके पास ऑप्शन में पहला आना चाहिए, न्यूसेलस को पूछा है तो पहले डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें भी है और इसमें भी है। बात करें फीमेल गैमेट ऑलवेज एन है, तो ये तो हो गया बेटा गलत, और ये हो गया बेटा एन। और आपके प्लेसेंटा 2n है, लेकिन ये n है, ये वैसे गलत, तो ये, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। बात करें फाइंड आउट द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट सही बताना है। देखते हैं, बात करें
एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, वो उसकी नेचर होती है बेटा कैसी, ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड मतलब 3n होती है, मतलब ये स्टेटमेंट ये आपके राइट है। आपको करेक्ट पूछा है, सत्य पूछे हैं। जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन, राइट है। आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में जहाँ पे जिम्नोस्पर्म यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे ये आपको मेंशन किया हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनता है और एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है वो होगा हैप्लॉइड और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बनता है वो होता है बेटा ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन द प्रियोर इवेंट द जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी भ्रूण, हिंदी भाषा में आवर्त बीज में भ्रूण पोष का निर्माण युग्मनज के पूर्व होता है। यहाँ पे जो भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है क्या जाइगोट बनने से पहले होता है, सही बात है। आपको मैंने अभी बताया था कि ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है तो एक न्यूक्लियाई जो मेल गेमिट होता है वो पहले इसको फर्टिलाइज करके PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, फिर दूसरा वाला जो एक सेल है उसको फर्टिलाइज करके बनाता है बेटा क्या, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। तो मुझे ये बताओ PN फर्स्ट पहले बनता है जाइगोट, जाइगोट अगर पहले बन गया तो उसको अपन न्यूट्रिशन कहाँ से, पहले न्यूट्रिशन तैयार किया जाता है ताकि जाइगोट को न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या हुआ, राइट। सेल द टेपिटम जनरली में भी और मैनी न्यूसेलस और मैनी न्यूक्लियस। अगर टेपिटम की बात की जाए तो उसमें अनेक केंद्रक वाली होती है, बात सही है, क्योंकि यहाँ पे टेपिटम की सेल शुरुआती दौर में, यहाँ पे बात करें हैप्लॉइड, बाद में चलकर इसमें एंडोमाइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से इसमें केंद्रक बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है, एनसीईआरटी का है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, टिपिकल एंजियो अभी पहले भी क्वेश्चन था, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट नहीं बेटा, बाइस्पोरेंजिएट नहीं होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये हो गया बेटा गलत। एमएमसी अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, result production of 4 microspore out the 3 microspore other toward the micropyle generate। बात क्या सही है, क्या जितने भी जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाएगो इसमें आगे चलता है 4 मेगास्पोर जब बनते हैं जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, वो 3 डीजनरेट हुए हैं, कौन से वाले डीजनरेट हुए हैं, ये डीजनरेट वो वाले होते हैं जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं। जो चेलेजा की तरफ होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है, जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वो तीनों के तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। क्या स्टेटमेंट राइट है? तो आपके स्टेटमेंट कितने राइट हो गए बेटा यहाँ पे, 4, एक आपके पास, 2 आपके पास, एक आपके पास गलत हो गया, तो स्टेटमेंट बेटा का आंसर आपके पास रहेगा बेटा 5। देखते हैं, बात करते हैं अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चॉइस द इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला तो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों की बात की जाएगी। क्या वेजिटेटिव सेल बिगर हैज ए अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड, लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ द न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल कौन सी होती है, जो पोलन ग्रेन के अंदर बड़ी सेल जो होती है वह कहलाती है क्या, वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर होती है जर्मिनेटिव सेल। वही पॉजिटिव वेजिटेटिव सेल की बात करा है, वो बड़ी होती है, सही बात है। अमाउंट में रिजर्व फूड ज़्यादा रखती है, सही बात है। इरेगुलर शेप द न्यूक्लियस, बात सही है। तो ये स्टेटमेंट हो गया बेटा राइट। अपने को पूछा है बेटा इनकरेक्ट, ये तो राइट है। जर्मिनेटिव सेल्स द स्मॉल एंड फ्लोट द साइटोप्लाज्म इन वेजिटेटिव सेल। क्या जर्मिनेटिव सेल स्मॉल होती है, फ्लोट करती रहती है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल की, बिल्कुल बात सही, अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। अब अपने को रॉन्ग भी देखना है। इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन आर शेप द 3 सेल स्टेज, रॉन्ग। एनसीईआरटी की लाइन्स है 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन जहाँ से निकलते हैं वह जैसे ही बाहर निकलते हैं, एंथर के रप्चर होने से बाहर निकलते हैं,
वो मोस्टली 2 सेल्स के फॉर्म में बाहर आएंगे। और 2 सेल्स कौन सी होती है? वेजिटेटिव सेल और न्यूक्लियस सेल। लेकिन ये तो 3 सेल कह रहा है, तो 3 सेल के बारे में गलत है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में तो 2 सेल्स के फॉर्म में चढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द विच पॉलन ग्रेन रिमेनिंग हाईली वेरिएबल सम द एक्सटेंट ऑफ द डिपेंड ऑफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या कुछ में ऐसा दिखाई देता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की ताप यहाँ पे निर्भर करते हैं कुछ परागकणों के लिए? तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, तो ये भी क्या है बेटा? रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। सम यहाँ पे सम कार्स ऑफ द वीट और द पॉलन ग्रेन रिमेनिंग द वेरिएबल, तो कुछ मंथ के लिए नहीं होती, कुछ दिनों के लिए होती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलेसी पॉलन ग्रेन आर वेरिएबल ऑफ द 90 मिनट और द रिलीज। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो तीनों एनसीईआरटी की लाइंस है, अगर ये लाइंस ऊपर होती और ये लाइंस नीचे होती तो स्टेटमेंट राइट हो जाता। इसमें मंथ वाला और इसमें 33 मिनट वाला, तो वीट के लिए तो 30 मिनट, तो ये रॉन्ग है बेटा। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग और ये स्टेटमेंट आपको पूछा इनकरेक्ट, तो आंसर रहेगा बेटा कौन सा? 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 6 भी है और 7 भी है। तो यानी आपके पास फर्स्ट सेकंड तो राइट है, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट सेकंड, ये तो सेकंड नहीं होने वाला, इसमें थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन इसमें 5 और 6 है। इसमें बात करें थर्ड की और 5 की, तो 5 स्टेटमेंट जो है, 5 स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है, 6 वाला भी रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ की बात की, फोर्थ भी रॉन्ग है। तो ध्यान में रखना कि अगला वाला भी रॉन्ग है, तो इसके अलावा रॉन्ग अपने पास बेस्ट ऑप्शन पड़ रहा है कौन सा? थर्ड। मैंने सॉरी, आपको एक ध्यान में रखना है, एक मैरिज है बिटवीन, आपके जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल वेजिबल मैन ऑफ कलर ब्राइंडेंस वुमन ऑफ प्रोड्यूस द स्प्रिंग। यानी आपको एक ऐसा मतलब आदमी है जिसकी शादी है ना, एक आपको जो कि मैं मतलब ये कह सकते हैं कि जो कलर ब्लाइंडेंस वुमन है उसके साथ इसकी मैरिड की गई है। तो मैरिड की गई है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि यह कैरी, देखो इसमें कह रहा है कि वो जो मैरिज है एक नॉर्मल मैन से की गई। तो नॉर्मल मैन से मतलब XY की अपन बात करेंगे, और यहाँ पे क्लन ब्लाइंड वुमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे बेटा? यहाँ पे X और इसमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपन पॉइंट लेते हैं स्टार, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इसको प्लस से, तो ये प्लस से मैच कर लेते हैं, और यहाँ पे हो गया बेटा X। अगर इसका अपन यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग डेवलप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी जाइगोट आपके पास बनेगी, ऑफ स्प्रिंग बनेगी, उसमें से आपके पास जो है वो इस प्रकार X और X और Y, तो कितने परसेंट क्या बने? कि नॉर्मल सन और कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन तो नहीं बने, तो पहला ऑप्शन हो गया बेटा गलत। क्लन ब्राइंडेंस सन एंड कैरियर डॉटर, क्लन ब्राइंडेंस सन, हाँ कलर ब्राइंडेंस आपके पास मिल रहा है, और कैरियर, क्या कैरियर डॉटर है? बात सही है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। क्या थर्ड को भी चेक कर ले? क्लन ब्राइंडेंस ऑफ सन, हाँ बात सही है। 50% कैरियर डॉटर, नहीं 50%, एक तो नॉर्मल ही है, तो वैसे गलत हो गया। 50% आपके पास कलर और 50% कैरी, 50% कलर और 50% कैरी, ये भी ऑप्शन बेटा गलत है, आंसर रहेगा थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा भी रिपीट आप कीजिएगा। ए चाइल्ड विथ मदर ए ब्लड ग्रुप वाले, एक मतलब जो है मदर है ए ब्लड ग्रुप वाली है, अगर आप इनके अगर जीनोटाइप की बात करें तो IA IO हो सकता है, या फिर हो सकता है बेटा यहाँ पे IA और IA, दो पॉसिबिलिटी है। फादर ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा? यहाँ पे फादर का क्या है बेटा? IB, तो इसका एक ही आपके पास जीनोटाइप देखने को मिलेगा, IB। अब इसमें से पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, होमोजाइगस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप हैव ए नॉट फॉलोइंग द ब्लड ग्रुप, कौन सा वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा, तो पहले होने वाली पॉसिबिलिटी देख ली जाए। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे IA और IO, और यहाँ पे IA और IB, बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप वाली मदर है और फादर है AB ब्लड ग्रुप वाला, तो AB ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे IA जीनोटाइप इसका बनेगा बेटा IA IO और IB IA और यहाँ पे IO और I और IB। तो आपके पास यहाँ पे B भी बन रहा है बेटा, यहाँ पे A वाला भी बन रहा है,
ए बी वाला भी बन रहा है। अगर पॉसिबिलिटी अपन इसके साथ की जाए और इसका क्रॉस करवाया जाए तो आपको कभी भी और ग्रुप नहीं मिलेगा, और इसका क्रॉस करवाने पर आपको ए बी मिलेगा, बी भी मिलेगा और ए बी भी मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी इसके साथ भी आपको इसके साथ क्रॉस करवा के देखना है और इसके साथ। तो आपको पूछा है कि मतलब इसका नॉट है कौन सा नहीं रखता है, तो अगर आप इसके साथ कराए तो एक बार मिलेगा और इसके साथ कराए तो नहीं मिलेगा। तो कौन सा वाला नहीं मिल सकता है? आंसर रहेगा ओ ब्लड ग्रुप। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एनसीईआरटी की लाइंस है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अपन बात करते हैं यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, जिसमें से एक होती है बेटा 3 से 5 एंड से 3 एंड, और एक होती है 3 एंड से 5 एंड। जो 3 एंड हो इसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है एक होता है बेटा क्या यहाँ पे प्रमोटर साइड और एक होती है बेटा क्या टर्मिनेटर साइड। तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, इनमें आरएनए टेक पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए का पार्ट काम करता है, नहीं डीएनए काम करता है, वैसे गलत हो गया। ए पॉलीसिस्टोनिक स्टेनिक जीन यूकैरियोट, ये पॉलीसिस्टोनिक है नहीं तो वैसे काम नहीं करेगा। स्टार्ट विद प्रमोटर रीजन एंड एंड ऑफ टर्मिनेटर रीजन, प्रमोटर से स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर से एंड होता है, बात सही है। हैज़ ए स्ट्रक्चर जीन ऑफ प्रोकैरियोट्स, बात सही है। प्रोकैरियोट्स में ये संरचना, प्रोकैरियोट्स में ये संरचना बिल्कुल ये इंसर्टिनिटी बात करता है, इंपोर्ट के ये भी बात गलत है। आंसर रहेगा बेटा 3rd। मैच द कॉलम, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करना है, बहुत आपके एनसीईआरटी का है। बात करें यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड बोला है बेटा, और एक होती है बेटा यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात करें ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स है, इसको अपन यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको अपन यहाँ पे कहते हैं 5 एंड से 3 एंड और 3 एंड से 5 एंड। डीएनए की ये वाली जो टेम्पलेट है, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है या ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होती है, अपन उसको एंटीसेंस स्टैंड, मास्टर स्टैंड या फिर कोडिंग टेम्पलेट स्टैंड नाम देते हैं। तो टेम्पलेट स्टैंड जहाँ पे टेम्पलेट एक जगह दी गई जहाँ पे आके पॉलीमरेज एंजाइम बैठेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, तो उसको बोलता है टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्टैंड की पॉलिटी हमेशा 3 to 5 होती है, क्योंकि न्यू चेन का फॉर्मेशन ऑलवेज 5 डेज से 3 डेज होता है। तो ज़रूरी है कि जो टेम्पलेट स्टैंड होती है उसकी पॉलरिटी होती है यहाँ पे, इसमें पॉलरिटी होती है बेटा यहाँ पे कितनी 3 to 5। तो कोडिंग स्टैंड की अपोजिट ये हो गई कोडिंग, तो इसके स्टैंड की पॉलरिटी होगी बेटा 5 to 3 एन। एसएनआरएनए ये कहाँ काम आता है? स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाने में। स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग प्रोसेस में काम आता है। स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स में एसएनआरएनए, एसएनआरएनपी काम आता है और कुछ प्रोटीन्स काम में आते हैं। तो एसएनआरएनए किसके प्रोसेस में काम आता है? स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। टर्मिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन कर रहा है तो रो फैक्टर, और इनिशिएशन बात करें तो सिग्मा फैक्टर। आंसर आपके पास हो जाएगा बेटा 3rd, मैच द कॉलम में। करेक्ट मैच छांटना, करेक्ट मैच। टर्नर सिंड्रोम होता है 44 + x0, तो ये है 45, वैसे गलत हो गया। क्वालिफेंड्रन और फिनाइलकेटोयूरिया ये भी गलत हो गया। क्वालिफेंड्रन सिंड्रोम 44 + xxy, तो आपके पास आंसर हो गया बेटा 3rd। थैलेसेमिया 44 + xy0 नहीं होता, ये एनसीईआरटी का डाटा है, याद कर लीजिएगा बेटा। इनहेरिटेंस, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन इंपॉर्टेंट है बेटा। इनहेरिटेंस करवा रहे हो, इनहेरिटेंस करवाए स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, मानव में त्वचा के रंग की आप लोग वंशागति करवाना चाहते हो तो किस प्रकार की है? क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं होगा, पॉइंट म्यूटेशन नहीं होता है, थैलेसीमिया वगैरह आंसर है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो आपके पास आंसर रहेगा पॉलीजेनिक। कोडोमिनेंस, जिसमें आप लोगों के पास मवेशियों में माँ का रंग वगैरह वगैरह किसी चीज़ के एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मानव का ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। बात करें कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस एमआरएनए, एमआरएनए की सीक्वेंस आपको दी हुई है और जेनेटिक कोड को ओवरलैप किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोडॉन प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड, आपके पास देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन करें तो बहुत बड़ा बनता है। पहले तो इसका बात करें, यहाँ पे ए है, यू है, जी है,
फिर G है, फिर C है, फिर A है, फिर G है, फिर U है, फिर G है, फिर C है, फिर C है और फिर A है। ये आपके पास एक mRNA की सीक्वेंस दी हुई है। किसकी दी हुई है बेटा? mRNA की सीक्वेंस है। अब mRNA पर जो ये वाले कोडोन आपके पास दिए हुए हैं, अब कितने कोडोन ओवरलैप से और बन सकते हैं? पहले तो आपको पता है जो कोडोन होते हैं 3-3 के पैर होते हैं। अब 3 का पैर बनाओ, 3-3 के पैर बनाओ, 3-3 के पैर बनाओ, 3-3 के पैर। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, कितने हो गए? 4। एक को छोड़ो, फिर 3-3 के बनाओ, एक को छोड़ दो, फिर 3-3 के पैर बनाओ, फिर इसको छोड़ो, 3-3 के पैर, फिर एक को छोड़ो, 3-3 के पैर। ऐसा करने पर आपको पैरिंग आपको मिलेगी 10। लेकिन इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ, कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अगर ओवरलैप की कंडीशन आपको दे दी जाए और आपको कोडोन की आपको संख्या दी गई है, तो सीधा सा एक फॉर्मूला है बेटा n-2। जितने भी आपके पास कोडोन हैं उनमें से 2 माइनस कर दो, आपके पास ओवरलैपिंग के जितने पॉसिबिलिटी हैं वो सारे बनेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। और 12 माइनस 2, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 10 की। तो आंसर बेटा 10। या तो आप ऐसे इसको लॉन्ग वे में सोल्व करें या फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा बेटा जी, बहुत अच्छा आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। बात करें विच द फॉलोइंग द पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड रॉन्गली मैच द कैटेगरी ऑफ अगेंस्ट। आपको ध्यान में रखना है, कुछ नाइट्रोजन बेस आपको जोड़े की फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको मिस मैच आंसर निकालना है। मिस मैच, गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, सही बात है। जो प्यूरिन वाले होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होता है, और जो पायरिमिडीन होता है वह होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे गुआनिन, एडेनिन, प्यूरिन, सही बात है। एडेनिन और थाइमिन ये तो अपोजिट है, प्यूरिन्स नहीं है, यानी आपको रॉन्ग ही यहाँ पे थाइमिन और यूरेसिल पायरिमिडीन है, सही बात है। यूरेसिल साइटोसिन, सही बात है। तो आपको निकालना है बेटा यहाँ पे मिस मैच, यानी रॉन्ग मैच निकालना है। तो आंसर रहेगा बेटा कौन सा? सेकंड वाला। ध्यान रखिएगा, मिस मैच। कॉमनली यूज ऑफ वेक्टर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। ह्यूमन जीनोम के लिए अगर आपने को अनुक्रम के यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में काम में लेना है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का डाटा याद कर लीजिएगा बेटा, बीएससी और वाईसी। बैक्टीरिया यहाँ पे है और वाई का मतलब ईस्ट सेल से है। बात करें इनकरेक्ट ऑफ एचजीपी, आपके पास एचजीपी के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पास छांटने हैं। देखिए ये सारे आपने जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनके आधार पर अपने को डाटाबेस तैयार करना है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग नज़र आ रहा है? जब फंक्शन अननोन ऑफ 50%, जो डिस्कवर जीन, जो 50% से जो अधिक वाले जो जीन होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, बात यहाँ पे सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। साइंटिस्टों ने 1.4 मिलियन जो हैं वो सिंगल एक शाम का पता लगा जिसमें यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है पॉलीमॉर्फिज्म है, सही बात है, एसएनपी बताया था। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड ऑफ प्रोटीन, 2% से कम जीनोम का निरीक्षण करता है, बात सही है। और ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर ऑफ 22, द लास्ट क्रोमोसोम विल बी सेकेंड। क्या लास्ट नंबर के 22 वाला है बेटा? रॉन्ग है, तो आपको इनकरेक्ट वाला छांटना है। आंसर रहेगा 4th। एचजीपी वाले कॉन्सेप्ट में सारे स्टेटमेंट है। करेक्टली आपको रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क की बात कर रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क में आप लोगों ने कुछ एनसीईआरटी का ऐसे डायग्राम बना है, ध्यान रखिएगा। और ये वाली जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं और ये वाला एरिया कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये है आगे से आगे बढ़ता रहता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता रहता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली, जैसे मान लेते हैं ये 3 एंड से 5 एंड है और ये 5 एंड से 3 एंड है, तो थर्ड एंड सिरे पर जो पहली जो चेन, न्यू चेन का फॉर्मेशन होता है हमेशा कंटिन्यूस चेन बनती है, और दूसरी वाली से हमेशा डिसकंटिन्यूस बनती है, जिनको अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से देते हैं। तो आप लोग देखिए कि ये जो चेन है क्या 3 एंड से 5 एंड है, 3 एंड से 5 एंड है, और 3 एंड से 5 एंड होने की वजह से यहाँ पे 5 एंड से 3 एंड है। इसमें कन्फ्यूजन आपने को केवल रेप्लिकेशन 4 का ही मामला ध्यान में रखना है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 एंड से 5 एंड, 3 एंड से 5 एंड, लेकिन ये वाला गलत हो गया।
3 हैंड से 5 हैंड, ये वाला सही है, और उल्टी दिशा में होता है 3 हैंड से 5 हैंड, यानी ये वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, ध्यान में रखना। एक स्टैंड होती है, इस वाले पॉइंट में ध्यान में रखना, लैगिंग और लीडिंग स्टैंड, दोनों स्टैंड। लैगिंग स्टैंड जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, और लीडिंग सेल जो होती हैं वो होती है कंटिन्यूस स्ट्रैंड। वाटसन क्रिक के द्वारा जो फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, उसके आधार पर आपको पता करना है कि वो कौन सा था। आपने पढ़ा था कि वाटसन और क्रिक से पहले, जो वाटसन व क्रिक से पहले जो साइंटिस्ट उससे थे, उन्होंने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके एक्सरे स्ट्रैम तैयार किया था, और वो एक्सरे स्ट्रैम तैयार किया था बेटा फ्रैंकलिन, जिसमें मिल्स और फ्रैंकलिन ने स्टार्ट किया था। आपने साइंटिस्ट के नाम कुछ एनसीईआरटी में इस तरह दिए। फर्स्ट एसिडिक नेचर को डिफाइन किया था मिश्र ने। इसके बाद में जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से इसका रिप्रेजेंट दिया था फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, और वाटसन क्रिक ने इसी मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे जो एक्सरे यूज करके, क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके वाटसन और फ्रैंकलिन ने, ये दोनों ने इसको प्रपोज किया था। तो इसका आंसर बेटा फोर्थ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दी है बेटा प्रेडेटर, दी है बेटा स्टारफिश, जिस आपके एनसीईआरटी की है, पूरी लाइन ध्यान में रखिएगा। जो स्टारफिश है ये अपने जो इंट्रैक्शन एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया गया एनक्लोज द एरिया कम्युनिटीज़ एंड अमेरिकन कोस्ट में। यहाँ पे एक्सटेंशन फॉर द मोर देन स्पीसीज इन्वेटेड वेयर द ईयर एंड कंसिडर द प्रेडेटर फैक्टर ऑफ वॉर। ये किसके लिए लागू होता है? एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन से बेटा ध्यान में रखना। अगर इनकी अपन बात करें तो ध्यान रखना, दो जो स्पीसीज़ के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, उसकी यहाँ पे जो कंपटीशन है उसका लेवल कम करने के लिए यहाँ पे बात की गई है जो प्रेडेटर की। तो आपके एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की लाइन से जो यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन की गई है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट द लाइक ट्री स्क्रब हर्ब्स और ग्रासेस, इनको आप डिफिकल्ट प्लांट इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इनका एक सीधा सा होता है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। कौन सा होता है? स्ट्रेटिफिकेशन। आप लोग ये एनसीईआरटी में मेंशन है, देख लीजिएगा। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ रही है तो इसका वैल्यू का क्या संकेत है? बीओडी क्या कहलाती है बेटा? बीओडी क्या कहलाती है? कार्बनिक मटेरियल का बढ़ना, और जैसे कार्बनिक मटेरियल बढ़ेंगे तो उनको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ेगा, और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा तो बैक्टीरिया तो जो वाटर है जो पॉल्यूट था और ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा। तो बीओडी बढ़ रही है, मतलब कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका डीकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ रहा है। इसी कारण जो वाटर है और ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे आंसर बेटा कि वाटर हाईली पॉल्यूटेड है अगर बीओडी आपके पास बढ़ रही है तो। नेक्स्ट है कॉलम फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करना है। देखते हैं क्या है, देखते हैं। जो एफ ग्रिफ्थ साइंटिस्ट था, ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो दिया था ग्रिफ्थ ने, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था ग्रिफ्थ ने। कॉर्बेक एंजाइम को अपन यहाँ पे रेप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। आप अगर जो एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को बोला गया था। फर्स्ट देखिएगा बेटा, मिक्सचर वही है जिसने फर्स्ट एसिडिक नेचर बताई थी और नाम दिया था बेटा न्यूक्लियन। तो इसको थर्ड मैच, और टेलर साइंटिस्ट ने VCFABA पर काम किया था। तो आपके मैच करने पर आंसर आ रहा है बेटा क्या? सेकंड। इस किसी भी पॉपुलेशन में आपको इंट्रैक्शन देखना है, स्पीसीज ए है और बी है, इनका इंट्रैक्शन आपको देखना है। तो म्यूचुअलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसके केस में अपन प्लस प्लस लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत। कंपटीशन में हमेशा माइनस माइनस आता है, तो ये हो गया गलत। प्रेडिक्शन में आपके पास प्लस माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस है, तो ये हो गया बेटा गलत। और पैरासिटिज्म आपके पास है, पैरासिटिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्लस होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको मतलब माइनस होता है। तो आंसर है बेटा पैरासिटिज्म। क्यों गलत है मैंने ये भी चीज़ एक्सप्लेन की है। रिसोर्स पार्टिंग मैकेनिज्म प्रमोट, इसको कौन प्रेरित करता है बेटा? तक को एक्सटेंशन। आपको बायोडाइवर्सिटी में टर्म मिल जाएगा को एक्सटेंशन फॉर्म। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की गई है।
तो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि इसमें 170 मिलियन होता है और इसको अप्रोक्सीमेटली 55% मिले या 55 मिले। आंसर ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। डाटाबेस क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा तैयार करना है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है बेटा, मैच करना है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करने पर आपको पता है ये जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, ये प्रेजेंट होती है बेटा मेघालय में। ये जो आपके पास कंडा और जो बस्टर टाइप की जो ये वाली चीज़ जो प्रेजेंट होती है ये एमपी में प्रेजेंट है। जो अरावली जो हिल्स है वो राजस्थान में मिलती है। और नेक्स्ट है खीचोपोल लेक जो ये सिक्किम में मिलती है। मैच करने पर आंसर मिल जाएगा आपको सेकंड। ट्रॉपिकल रॉयल रेन फॉरेस्ट की बात करें, रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ये सब जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी रिच मिलती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न एनसीईआरटी में 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, समझिए उनको। ट्रॉपिकल एरिया रिच मोर सोलर एनर्जी से प्राप्त करता है ताकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो सके, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट रिलेटिव मोर देन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे बात करें किसी भी बायोडाइवर्सिटी का जिसकी भी अपन बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी बायोडाइवर्सिटी की भी मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस मतलब यहाँ पे मौसमी जो होते हैं परिवर्तन, ये कोई भी सीजन परिवर्तन होते हैं बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, और बहुत कम टाइम के लिए होना यहाँ पे इसकी बात को बताता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो लेस यहाँ पे मौसम का या एनवायरनमेंट का चेंजेस कम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी रिच बायोडाइवर्सिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आंसर एक से ज़्यादा सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। देखिए पैसेंजर पिगन द बिकम एक्सटेंड ड्यू टू को एक्सटेंशन, एनसीईआरटी है बेटा, गलत है। यहाँ पे को एक्सटेंशन का फॉर्म नहीं होता। स्पीच डाइवर्सिटी इंक्रीज द पोल ऑफ पोल टू इक्वेटर, अगर पोल टू इक्वेटर की बात करें तो ये हो गई इक्वेटर लाइन और ये गई पोल, ये हो गई बेटा इक्वेटर और ये हो गई पोल। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। और ये क्या कह रहा है, पोल टू इक्वेटर, आप उल्टा आ रहे हैं, पोल टू इक्वेटर, तो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इक्वेटर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं बेटा क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी तो वैसे ही ज़्यादा मिलती है। तो आंसर है बेटा क्या, सेकंड। बाकी और स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है जो आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। विच वन द फॉलोइंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, पूरा वर्ड बेटा यहाँ पे डिकम्पोजिशन करेक्टली। डिकम्पोजिशन में आपके 4 स्टेप यहाँ पे दी गई है, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबोलिज्म और लीचिंग। अगर जिसकी स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो वो फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे सही बैठ रहा है। कैरी आउट द ऑर्गेनिज्म सच ए अर्थवॉर्म, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ह्यूमिफिकेशन द लीड ऑफ ये एक डार्क कलर एंड सबस्टांस ह्यूमस अंडरगोज द मेटाबॉलिक द फास्ट वेरी फास्ट रेट, बेटा गलत है। कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप द डिकम्पोजिशन फुली एरोबिक, नहीं बेटा एनारोबिक नहीं होता। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, नहीं बेटा। तो आंसर ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर बेटा फ्रेगमेंटेशन ये ऑर्गेनिज्म के अर्थवॉर्म के द्वारा किया जाता है। ABC आपको टेबल से मैच करना और करेक्टली मैच, एनसीईआरटी का डाटा है, ध्यान से देखिए। एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो लैक्टोबैसिलस अपने पास 3 ऑप्शन में है। फंगस की बात करें, एक ऐसा फंगस जो इसका साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, एनसीईआरटी लाइन है, ये बनाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम। तो आपके पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम यहाँ है, लेकिन ये ए इसका गलत हो गया, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम यहाँ है, यहाँ एगोएस्परजिलस नाइगर, तो ये गलत हो गया। अपने पास 2 जगह आपके पास ट्राइको है। तीसरे को चेक कर लेता है। एक आपको माइक्रोब्स का नाम बताना है जिसका मोनोस्कस परपुरिया है और जो स्टेटिन बनाती है। मोनोस्कस परपुरिया जो है माइक्रोब्स है वो कैसा है, मोनोस्कस परपुरिया जो स्टेटिन बनाती है, एक प्रकार की बेटा क्या है, ये एक प्रकार का ईस्ट है। मोनोस्कस परपुरिया ईस्ट, याद करो
ऑफ फंजाई में एस्कोमाइसिटीज। तो ये क्या है बेटा, ईस्ट है। तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है बेटा एल्गी है, सी ऑप्शन बेटा एल्गी नहीं है, ईस्ट है। तो मेरे पास ऑप्शन निकल के आ रहा है बेटा ए। डी को भी एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाता है तो ऑप्टेंट करता है। तो आंसर आ गया बेटा फर्स्ट। ये गिवन द फॉलोइंग, एक चार्ट आपको दिया हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट का, जिसमें ABCD आपको पहचानना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जिससे प्राइमरी स्लग बाहर निकला, इन्फ्लुएंस निकला। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद लार्ज टैंक निकला, और टैंक ये गया बेटा किसमें, ए में। तो जो ए है आपको पूछा है, फ्लोक्स गए जो बी में गए, बी के बाद सेगमेंटेशन हुआ, सी के बाद सी बना, सी के बाद डी, और डी ऑफ बायोगैस का बना है। तो यहाँ पे ABCD एक प्रोसेस है, प्रोसेस के नाम दे दे। तो यहाँ पे बात करते हैं जो ई होती है वो मैकेनिकल इंसनरेशन होती है, मैकेनिकल। यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। जो बी होता है रिड्यूस BOD होता है, क्योंकि BOD का मान कम कर जाता है, तो इंक्रीज BOD, ये गलत हो गया। रिड्यूस BOD ये बात ठीक है। जो सी वाला पार्ट है एक्टिवेट स्लज, तो एक्टिवेट स्लज यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेट से दो अपने पास ऑप्शन मिलता है। जो डी है वह है एरोबिक है या एनारोबिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डी वाला है उसी के बेस पे बात की, जो बायोगैस बनाते हैं वो सारे के सारे एनारोबिक होते हैं बैक्टीरिया। कौन से होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे एरोबिक गलत हो गया, एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो आंसर रहेगा बेटा बी। माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, इन माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंस है और एक करेक्ट मैच करना है, ध्यान से देखिए। जो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक प्रकार का ईस्ट है। ईस्ट किस काम आता है, एथेनॉल प्रोडक्शन में, और एथेनॉल प्रोडक्शन में आपके पास यहाँ पे दिया प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, मैच हो गया बेटा। सेकंड आता है मोनोस्कस परपोरियस, अभी पिछला था कि ये कोलेस्ट्रॉल मतलब डिजोल्व में काम आता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया फोर्थ। बात करें ट्राइकोडर्मा पॉलिस है, जो कि इम्यूनिटी पावर को सस्पेंस करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, तो ये कहलाता है बेटा फर्स्ट। प्रोबैक्टीरियम और इस की बात करें तो ये आपके पास लास्ट मैच इससे हो जाता है, रिपेयरिंग द सीवेज सवेज का काम में आता है। आंसर इसका मैच करते हैं, तो ये थर्ड के पास, ये सेकंड, ये फोर्थ। हाँ आंसर हो गया बेटा मैच थर्ड। मैच करके आपको आंसर, ये मैच द कॉलम बड़े इजी होते हैं। बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व में लार्जली जो प्रोटीन होता है वैन द ह्यूमन एक्टिविटीज और द नॉन, उनको कौन सा बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं इस प्रकार। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात की गई कि जो ह्यूमन का इंटरफेयर है उसके जाके वहाँ पे इंटरफेयर करने की कोई परमिशन नहीं होती। तो कौन से जोन की बात करते हैं, ए बी और सी। और सी जोन जो होता है इसमें ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होता, और इसी जोन को बोला जाता है बेटा क्या, कोर जोन। क्या बोला जाता है, कोर जोन। और कोर जोन कौन सा है बेटा, फोर्थ है। तो जो ह्यूमन की एक्टिविटी वहाँ अलाउड नहीं होती है वो कोर जोन कहलाता है। एनसीईआरटी में है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इक्वेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला आपको पूछा है, तो आंसर होता है बेटा dN/dt इज इक्वल टू RN। ये आप मैच कर सकते हैं, किससे मैच हो रहा है, dN/dt माइनस RN नहीं तो प्लस RN, dN/dt RN, ये सेकंड मैच हो रहा है। फॉलोइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल प्लांट बीइंग ड्रिवन द एक्सटेंशन। क्यों एक्सटेंशन की बात करें, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन है चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, अगर उनका ज़बरदस्ती मतलब उनका ज़रूर से ज़रूर एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है, सबके सब बाहर निकल गए, तो इनका मूल जो मेन इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है हैबिट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, हैबिट लॉस। तो यानी यहाँ पे अगर कोई भी अगर बात करें, इसका मेन बात करें तो बात हैबिट लॉस के बात की जाएगी। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग अपने को पता करना है कि कितनी स्पीसीज हैं और कैसे कैसे डिवाइडेड है। एनसीईआरटी का डाटा है जिसमें से 338 वर्टिब्रेट होते हैं, 300 इनवर्टिब्रेट होते हैं, 87 प्लांट्स होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है बेटा। बात करें, एक आपके पास डायग्राम फ्लो है जो ABCD को रिप्रेजेंटली आपको बताना है, जिसमें से जो ए एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो किसका होता है बेटा, इंसेक्ट का। तो आपके पास इंसेक्ट दो जगह आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन बेटा गलत हो गए। जो बी वाला एरिया जो होता है वो बी वाला सी के कंपैरिजन और सी और डी का, तो जो सी वाला एरिया होता है वो मोलस का होता है। तो मोलस का वर्ड बेटा आ रहा है बेटा
था इसके पास, डी के पास, तो ये नहीं होता। सी वाला जो एरिया होता है क्रस्टोलाइकेंस होते हैं, क्रस्टोलाइक अदर एनिमल, ये बेटा ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्रस्टोलाइकेंस आंसर रहेगा बेटा डी। आपको मैच करना है, मैच करने को आपको पता लगना है जो डोडो होता है वो मॉरिशस में, ध्यान है, जो क्वागा है वो क्वागा अफ्रीका से, थोड़ा देखिए मिस्टेक होगी, थोड़ा देखिए। क्वागा अपन बात करें जो जो डोडो है वो डोडो है जो मॉरिशस का है, क्वागा है वो अफ्रीका का है, क्वागा है जो अफ्रीका का है, क्वागा क्या है बेटा अफ्रीका का है। और अगर थाईलेशियन अपन बात करें, थाईलेशियन बात करें तो बेटा ऑस्ट्रेलिया का है, और स्टेलर सी काऊ की अपन बात करें तो ये रसिया की है। तो मेज द कॉलम करने पर आपके पास आंसर आता है बेटा फोर्थ। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ध्यान में रखना। फॉलोइंग द पेयर ऑफ गैस और मेजर पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो मेजर कंपोनेंट होते हैं बेटा CO2 और N2O, CO2 और N2O, तो आंसर रहेगा बेटा थर्ड। मेजर पूछा है तो मेजर के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। व परसेंटेज ऑफ इंक्रीज सोलर इरेडिएशन यानी ISR कंपेयर द प्लांट ऑफ द एंटर और द लिविंग वर्ड, किसने बनाए गए हैं जो सौर का जो ISR का कितना परसेंट जो प्लांट को मिलता है वो मिलता है बेटा 1 से 2%। यदि PAR आता तो आपको आंसर जाता बेटा 1 से 2%, लेकिन ये ISR की वैल्यू पूछी है तो ये आएगी बेटा इतने। आपको पूछा log A 4 है, Z इतना है, C इतना है, और वैल्यू आपको S की पूछी है, तो S बराबर होता है बेटा, S बराबर होता है CA, यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला है बेटा NCERT में। अगर इसका लॉग फॉर्म अपन तैयार करते हैं तो log S इज इक्वल टू log C प्लस जो यहाँ पे जो मल्टीपल फॉर्म है तो प्लस फॉर्म में आता है, जो यहाँ पे पैर की यहाँ पे घात की फॉर्म में रहता है वो यहाँ पे आ गया था, तो Z log A, और इससे आपका आंसर निकल जाएगा। S की वैल्यू आपको पूछिए, log C की वैल्यू कितनी दे रखी है, log C की वैल्यू 0.8 प्लस Z की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 इंटू log A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2, तो आंसर रहेगा बेटा 2। आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस करवा रहे हो आप मेल का और फीमेल का, बहुत हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है, हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है, और इसमें परसेंटेज ऑफ पूछी है कि प्रोजेनी कितने डिजीज़ वाली होगी, कितनी डिजीज़ वाली हो, और दोनों जो बोथ हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो हेट्रोजाइगस में अपन बात करें तो अगर हेट्रोजाइगस में अपन इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे पास एक ऐसी प्रोजेनी अपने पास आती है जिसकी डेथ एम्ब्रियो में ही हो जाएगी, और बच गई मेरे पास जो 3 प्रोजेनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों की तीनों कौन सी वो डिजीज़ वाली होगी अपन बात कर लेते हैं। अब इसको तैयार करने से, डिजीज़ को तैयार करने से पहले अपन बात करते हैं, मान लेते हैं इसको अपन वैसे तैयार करते हैं पूरी तरीके से, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये मेल है, ये मेल है जिसका हीमोग्लोबिन पूछा ना, हीमोग्लोबिन को अपन HB ए से नॉर्मल वाले को लिखते हैं और HBS सिकल सेल मिला। हेट्रोजाइगस का है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फीमेल के लिए भी हेट्रोजाइगस का है तो HBA और HBS मतलब सिकल्स है। तो दोनों पोजीशन कैसे आ गई बेटा हेट्रोजाइगस। जब आप इसका क्रॉस करवाते हैं तो देखिए कैसे प्रोजेनी प्राप्त होती है, HBA HBS HBS। तो HBA वाला और HBB वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि HBS वाला नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, वो सिकल सेल में वाले बनाता है। तो यहाँ पे जो HBA वाला होगा वो तो HBA और HBA ये हो गया बेटा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाला, यहाँ पे हो गया HBA और HBS, ये हो गया HBA और HBS,
और ये हो गया HBS और ये हो गया बेटा क्या HBS। तो ये वाली मैंने अभी बताया था, ये वाली जो प्रोजेनी है ये कैसी है बेटा, होमोजाइगस, और होमोजाइगस की तो एम्ब्रियो स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। तो आफ्टर बर्थ मेरे पास केवल 3 ही प्रोजेनी बचती है। अब ये पूछा है कि कितनी डिजीज़ वाली होगी, तो डिजीज़ वाली ये वाली तो हो गई बेटा क्या, नॉर्मल, ठीक है। अब डिजीज़ वाली कितनी है मेरे पास, 2, तो वहाँ पे आपका आंसर 2 डिजीज़ वाली है, नॉर्मल वाली भी बन सकती है। तो यहाँ पे डिजीज़ वाली बात करें तो 25% यहाँ पे जो डिजीज़ वाली है HbA, HbS और HV। आपको हेट्रोजाइगस में पूछा है तो सिकल्स मैंने क्या आंसर रहेगा बेटा क्या, 25%। करेक्ट ऑप्शन की अपन बात करें, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बात करें जो सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट जीन, बेटा डोमिनेंट नहीं होता, ये हमेशा रिसेसिव होता है। एंटीपेलोरिटी ऑफ शो ऑफ आरआरएनए तो ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो पॉलिटी एंटीपेलोरिटी की तो बात ही नहीं की जाएगी। सिनकार्पस पिस्टल फाउंड ऑन पेपर्स सोमनिफेरम, यानी अफीम के अंदर जो पिस्टल होता है सिनकार्पस, सारे के सारे आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो सिनकार्पस यहाँ पे, तो सिनकार्पस कंडीशन पेपर सोमनिफेरम एनसीईआरटी की लाइन से बेटा ठीक है। मास ऑफ द मैटर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल और द स्टैंडिंग क्रॉप, क्या जो लिविंग मटेरियल का जो जितना भी पार्ट है वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है, तो बेटा राइट है। तो आपके पास स्टेटमेंट सी भी राइट है और डी भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है। तो अगर सी डी राइट है, ये दोनों गलत है, तो आपके पास आंसर निकल के आ रहा है सी और डी। ह्यूमन क्रोमोसोम हाईएस्ट एंड आपके पास सबसे अधिक हाईएस्ट एंड लेस्ट नंबर, यानी सबसे कम जीन रखने वाला, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा नंबर रखने वाला और सबसे कम नंबर रखने वाला ह्यूमन जीनोम, एक तो फर्स्ट वाला और एक सबसे कम रखने वाला वाई है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास थर्ड ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है बेटा। ये है आपके पास स्लाइड कंप्लीट।